वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। एनटीपीसी मैथ के सेट 18 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 434 से लेकर 482 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। जो प्रैक्टिस है वो आप लोग बुक से भी कर सकते हैं या फिर जो क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में भेज दिया जाता है वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म का बुक है एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर का प्लेटफॉर्म का बुक, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करके ये सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो आज क्वेश्चन की मात्रा ज़्यादा है, लगभग 48-49 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में, तो हम सभी का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, जेन एक लॉटरी जीती और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। जैसे लॉटरी टोटल x रुपये का था और 1/3 उसको मिला, तो यानी जेन को कितना मिला, x का 1/3, यानी इतना रुपये मिला जेन को। और वह क्या करता है, 6,000 रुपया यानी जो 1/6 भाग है दान कर देता है। यानी लॉटरी इतना जीता वो, इसका 1/6 भाग वो दान कर देता है। और दान कितना कर रहा है, 6,000 रुपये दान कर रहा है। यानी इसका जो 1/6 भाग होगा वो 6,000 के बराबर हो जाएगा। तो जो x का मान होगा यानी 3 × 6 × 6 यानी 108, यानी 6 × 18, 18 को 6 से गुना करेंगे 108, यानी 1,08,000 उसका लॉटरी का कीमत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 78 पुस्तक, 114 क्रेयॉन और 141 नोटबुक स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए। यह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 अवितरित बच्चे हैं। यानी जैसे 78 पुस्तक था, 78 पुस्तक में 6 अवितरित हैं, तो इसका मतलब 72 ही वितरित हो पाए। 114 क्रेयॉन में से 6 अवितरित है, इसका मतलब 108 ही वितरित हो पाया। और 141 नोटबुक में से अगर 6 अवितरित हैं तो इसका मतलब 100 कितना हो जाएगा, 135 ही वितरित हो पाया। तो बच्चों की कुल संख्या कितनी थी, और यह भी बोला गया है कि समान रूप से वितरित है। देखिए, जब भी कोई पुस्तक या कोई भी चीज़ समान रूप से वितरित करना हो तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दिया गया उसका HCF निकाल लेंगे। समान रूप से वितरित होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे HCF निकाल लेंगे। तो इस तीनों का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 72, 108 और 135 का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 9। इसका मतलब जो बच्चों की संख्या होगा वो 9 हो जाएगा। यानी सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्या का LCM और HCF 168 और 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग को पता है कि दो संख्या का जो गुना होता है, दो संख्या का जो गुणन वो किसके बराबर होता है, LCM गुने HCF होता है। LCM गुने HCF होता है, ठीक है। तो पहला संख्या 24 दिया गया है और दूसरा संख्या हम लोग मान लेते हैं x, यानी इस दोनों का जो गुना होगा LCM 168 और HCF 6। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी 6 से ये 4 बार में कट जाएगा और 4 से ये 42 बार में कट जाएगा। यानी x जो आएगा वो कितना आ गया, 42 आ गया। इस सवाल का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 437 नंबर। एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग मीटर और इसकी लंबाई 7 है, तो इसकी परिधि का पता करें। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 7 दिया गया, हम लोग चौड़ाई को y मान लेते हैं, चौड़ाई y मान लेते हैं। और क्षेत्रफल किसके बराबर है, 42 के बराबर है। तो इसका मतलब जो चौड़ाई होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तो हम लोग बेसिक से भी बना रहे हैं, तो वैसे डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। लंबाई 7 है तो चौड़ाई 6 होगा, तभी तो क्षेत्रफल 42 होगा ना। जब चौड़ाई 6 आ गया तो आयत का परिमाप निकालना, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, यानी 2L कितना है 7 और B कितना है 6। ये समझाने के लिए इतना लिखते हैं, लेकिन इतना लिखना ज़रूरी नहीं है। 2 × 7 = 6 = 13, यानी 13 दूना 26 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यश 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्जियां बेचता है, जिससे उसे 10% की हानि होता है। तो देखिए, 1 किलो को कितना में बेच रहा है, 40 रुपये में बेच रहा है। यानी विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 40 दिया गया है 1 किलो का। और 10% का हानि होता है अगर, तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं यहाँ पे। यानी 40 × 100/90। जब विक्रय मूल्य दिया रहता है, क्रय मूल्य निकालना रहता है, तो हम लोग उल्टा लिखते हैं, 100/90 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 400/9 जो आया वो क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। तो यदि कुल हानि 144 रुपये की है तो बेची गई सब्जियों का भार कितना रहेगा, ये अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आते हैं, जैसे SP 40 रुपये दिया गया और CP 400/9 दिया गया है, तो हम लोग यहाँ से 1 kg पर हानि निकाल लें। 1 kg पर हानि,
1 केजी पे हानि कितना हो जाएगा, यानी हानि बराबर क्या होता है, क्राइमूल माइनस विक्राइमूल, यानी 400/9 माइनस 40 यानी 360, यानी 40/9 1 केजी पे हानि हुआ और टोटल हानि कितना है 144 रुपये का है। यानी 1 केजी पर हानि अगर मान चलिए 1 केजी पे हानि अगर 10 रुपये रहता और आपको 50 रुपये हानि हुआ है तो इसका मतलब आप 5 केजी सामान खरीदे होते, इन भाग दे देते हैं। उसी तरह से टोटल हानि 144 रुपये का है और 1 केजी पे हानि में कितना हो रहा है 40/9 का हो रहा है, तो यानी टोटल कितना सामान था, यानी इसका जो भार होगा वो निकल जाएगा। भार निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल हानि को 1 केजी की हानि से भाग दे देंगे। तो यहाँ से 9 जो है ये 9 कट के ऊपर चला जाएगा। अब ये 4 से 10 बार में और ये 4 से कितना बार में कटेगा, 4 तिया 12 36 बार में, और 36 को 9 से गुना करेंगे तो 9 छक्के 54 5 और 9 तिया 27 5 32, यानी 32.4 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर ये 4xy के बराबर होगा। जैसा ये तो डायरेक्ट फार्मूला से सवाल पूछ दिया गया। अगर x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर अगर रहें तो ये क्या होता है 2 × x² + y², ये तो सबको पता होगा। या फिर x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर रहें तो ये क्या होता है 4xy हो जाता है। तो इस सवाल का जो डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये डायरेक्ट फार्मूला से सवाल पूछ दिया गया था। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक टैंक जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1/2 मीटर और ऊंचाई 1/2 मीटर है में कितने लीटर पानी भंडारित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग टैंक का आयतन निकाल लेते हैं। टैंक का आयतन, और आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी LBH। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हो तो जो आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1/2 मीटर और ऊंचाई 1/2 मीटर, यानी जो टोटल आयतन आ गया 1/4 मीटर क्यूब। जो टोटल आयतन आया वो कितना आ गया 1/4 मीटर क्यूब आ गया। और जैसा कि हम लोग को पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो 1/4 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/4 को 1000 से गुना कर देंगे, यानी 250 लीटर उसमें पानी आ जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक राजनेता ने 285 किलो चीनी और 1487 ग्रामीणों में वितरित किया तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले चीनी की मात्रा कितना है। जैसे अगर मान चलिए 10 किलो चीनी अगर आप 5 व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को 2 केजी मिलेगा, यानी जितना भी चीनी की जो मात्रा होगी उसको हम लोग क्या करेंगे व्यक्ति की संख्या से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से चीनी की मात्रा 285 है और व्यक्ति का जो संख्या वो 1487 है, 1487। तो 285 में 1487 नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे पॉइंट दे देंगे, पॉइंट बैठाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा। अब हम ये फिर 14 दूना 28 दो बार में नहीं लगा, एक बार में लगा, यानी 0.1 आएगा। तो 0.1 ऑप्शन नंबर 1 सी में है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कभी भी अगर डिवाइड वाला बात आए तो हम लोग ईजियली इसी तरह से 1-2 अंक देख के इस सवाल को डायरेक्ट आंसर टिक आउट कर सकते थे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बैंक अरविंद को 2,38,75,697 रुपये कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है और उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है तो उसे कितनी राशि की आवश्यकता होती है। देखिए अगर इस डाटा का आप गुना भाग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ भी सकते हैं इस सवाल को, क्योंकि जब ज़्यादा गुना भाग करने का समय आता है एग्जाम में तो वहाँ पे बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं इतना गुना कौन करेगा, इससे अच्छा दूसरा सवाल बनाएंगे। देखिए इस तरह का गुना भाग जब भी आता है तो हम लोग नंबर सिस्टम हम बताए थे कि वहाँ पे डिजिटल सम का यूज करना है, और डिजिटल सम का यूज यहाँ पे कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे। और जो लोग डिजिटल सम नहीं पढ़े हैं वो लोग नंबर सिस्टम में डिजिटल सम जो है वो चैप्टर पढ़ सकते हैं।
वहाँ पढ़ने के बाद फिर इस सॉल्यूशन को, इसका सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं। लेकिन जो लोग डिजिटल सम पढ़ चुके हैं वो लोग डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन समझ सकते हैं। जिसे यहाँ बोला जा रहा है कि इतना रुपया कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है जो उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है। यानी ये जो राशि है व्यवसाय शुरू करने, जैसे व्यवसाय शुरू करने में हमें अगर 100% राशि की जरूरत पड़ेगी तो ये राशि 17% कम है। तो इसका मतलब यह राशि कितना परसेंट है? 83%। और 83% का जो वैल्यू है वो कितने दिया गया? 2,38,75,697। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको हम लोग क्या करेंगे? 83 से डिवाइड करेंगे। 1% का वैल्यू 83 से डिवाइड कर देंगे। बोला है कि उसे कितनी राशि की आवश्यकता है, तो 17% ही कम है ना। तो 17% का आवश्यकता है तो 17% का हम लोग वैल्यू क्या करेंगे? निकाल लेंगे। अगर 17% का वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब इसको 17 से गुना करेंगे, यानी इस चीज़ को, यानी इतना कैलकुलेशन करेंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको हम लोग डिजिटल सम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी 2 3 8 7 5 6 9 7 डिवाइड बाय 8 3 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, देखिए डिजिटल सम में बताया गया था कि जब नीचे इसका जो आप योग कीजिएगा तो 8 3 11, यानी 1 + 1 2, यानी इसका जो डिजिट का सम आ रहा है वो 2 आ रहा है। और जब नीचे में डिजिट का सम 2 आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं? उसको ऊपर और नीचे 5 से गुना करके 5 दूना 10, यानी डिजिटल सम 1 आ गया। 1 + 0 1। और अगर हम किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करते तो उसके डिजिटल सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसका कैलकुलेशन करके डिजिटल सम निकाल लेते हैं। इसका कैलकुलेशन है डिजिटल सम। तो डिजिटल सम में जब 9 आ जाता है तो उसको 0 मान लिया जाता है। 9 को क्या मान लेता है? 0। तो अगर हम 9 को 0 मानेंगे तो ये चीज़ 0 हो गया। 7 2 9 ये 0 हो गया। 6 3 9 ये 0 हो गया। 7 5 12 8 20, यानी इसका जो डिजिटल सम आया वो 2 आ गया 20 का। और इसका डिजिटल सम 7 1 8 और इसका डिजिटल सम 5। अगर हम इस दोनों गुना करेंगे 8 दूना 16, 16 को 5 से गुना करेंगे 80, यानी टोटल का डिजिटल सम 8 आ गया। अब ऑप्शन में भी टोटल का डिजिटल सम 8 आना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में डिजिटल सम 8 आ रहा है। अगर पहला का देखें तो 8 4 12, 2 14, 3 17, यानी 7 + 1 8, यानी पहला वाला का डिजिटल सम 8 आ रहा है। देखते और किसी का डिजिटल सम 8 आ रहा है। 7 5 12 और 8 1 9, इसको हटाते 7 5 12, यानी इसका जो डिजिटल सम आ रहा है 2 1 3 आ रहा है। अगर इसका डिजिटल सम देखें तो 3 3 6 3 9, इसको हटा देते हैं। 7 5 12 4 16, यानी यहाँ पे डिजिटल सम 7 आ रहा है। और यहाँ देखें यानी 5 1 6 3 9, इसको हटा देते हैं, यानी 5 3 8 5 13 2 15, यहाँ पे डिजिटल सम 6 आ रहा है। तो डिजिटल सम एक ही जगह 8 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ डिजिटल सम का अगर हम यूज करते तो हमें ज़रा सा ही मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए डिजिटल सम जानकारी में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी अगर बड़ा कैलकुलेशन आता है तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है डिजिटल सम। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक उधार ली गई राशि x वर्ष में 6% वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है। यानी ब्याज जो है वो मूलधन का 1/3 है। इसका मतलब मूलधन अगर 3 है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1। ये 1/3 में ही सारा कुछ छुपा हुआ है, यानी मूलधन का 1/3 है, तो यानी मूलधन 3 तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और दर कितना दिया गया है? 6% दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? ब्याज 1 ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, यानी ये कितना बार में कटेगा? 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, यानी 50/9, यानी 5.5/9, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल में कुछ मिसिंग है, इस सवाल को हम लोग रहने देते हैं, इसमें कुछ मिसिंग है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैंने एक 378 पेज की पुस्तक पुस्तकालय से ली जो 1 सप्ताह में वापस की जानी है। यदि मैं 1 घंटे में 14 पेज पढ़ सकता हूँ और प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ता हूँ तो पुस्तक को पूरा पढ़ने के लिए इसे कितने दिन के लिए नवीकृत किया जाना चाहिए? देखिए, अगर हम एक दिन में 3 घंटा पढ़ते हैं, एक दिन में 3 घंटा पढ़ते हैं, तो यानी एक दिन में 3 घंटा पढ़ते हैं और 1 घंटा में 14 पेज पढ़ते हैं, तो इसका मतलब एक दिन में
14 या 42 पेज पढ़ लेंगे। एक दिन में कितना पढ़ लेंगे हम लोग? 42 पेज पढ़ लेंगे। और टोटल पेज कितना है? 378 पेज है। यानी अगर एक दिन में हम लोग 42 पेज पढ़ते हैं तो 378 पेज पढ़ने में हमें कितना दिन लगेगा? 9 दिन लगेगा। 378 पेज पढ़ने में हमें 9 दिन लगेगा। और एक सप्ताह में ही वापस करना था पुस्तक को हमें, लेकिन हम 9 दिन हमें पढ़ने में लगेगा। इसका मतलब हमें 2 दिन के लिए उस पुस्तक को नवीकृत कराना पड़ेगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बोला जा रहा है कितने दिन के लिए और नवीकृत, यानी कितने दिन के लिए और एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो 2 दिन और एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मनु ने 1 दर्जन घड़ियाँ को 1454.64 रुपये प्रति घड़ी के दर से बेची और 16% का लाभ अर्जित किया, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1 दर्जन घड़ी को कितना में खरीदा? 1454.64 रुपये में एक घड़ी को खरीदा, प्रति घड़ी एक घड़ी को। तो 12 घड़ी को कितना में खरीदा होगा? गुने 12 कर देंगे, यानी 12 घड़ी को इतना में खरीदा। और सबको बेच कर अगर 16% का लाभ कमाया तो इसका मतलब वो कितना बेचा? 116% बेचा। और जो टोटल विक्रय मूल्य होगा ये आ जाएगा उसका टोटल विक्रय मूल्य। सॉरी, इतना में बेचा था, इतना में वो क्या था? बेचा हुआ था। प्रति घड़ी को कितना में बेचा? इतना में बेचा। ये उसका विक्रय मूल्य था, ये उसका विक्रय मूल्य आ गया। और हमें क्रय मूल्य अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? उल्टा लिखेंगे, 100/116 लिखेंगे, 100/116। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके ये घड़ी का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर हम ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 00 आ जाएगा और ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो ईजिली सवाल सॉल्व हो पाएगा। अगर 4 से यहाँ पे 3 बार में और 4 से कितना बार में? 29 बार में, ये 29 बार में। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो हम 3 का मल्टीपल चेक करके देखें कि कहाँ पे 3 का मल्टीपल हो रहा है। यानी 5 1 6 4 10 8 18, ये भी 3 का मल्टीपल हो रहा है। 2 1 3 5 9, ये भी 3 का मल्टीपल हो रहा है। 6 3 9 2 1 3 6 3 9, ये सभी 3 का मल्टीपल हो रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। फिर अगर हम 29 से काटेंगे, यहाँ पे 29 से देखिए 29 अगर काटेंगे, यहाँ पे इकाई स्थान पे 9 है, यहाँ पे इकाई स्थान पे 4 है, तो हम ये कितना बार में लगेगा? 6 बार में ही लगेगा, तभी तो इकाई स्थान पे 4 आएगा ना। इसका मतलब ये 29 से अगर हम काटेंगे तो इकाई स्थान पे 6 आएगा। अगर 6 को हम 3 से गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 8 आएगा, और इकाई स्थान पे 8 एक ही ऑप्शन सी में दिया गया है। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कक्षा में 12 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य जो है वो 67.4 है। अगर 12 छात्र 67.4 मार्क्स लाए औसत, तो उसका टोटल मार्क कितना हो जाएगा? 12 गुने 67.4, यानी 12 को 4 से गुना करेंगे तो 48 4 और 12 सत्ते 1 मिनट, सॉरी ठीक है, यानी 48 4 और 12 सत्ते 84 4 88 और फिर 12 6 के 72 8 80, यानी 808.8 आ जाएगा। फिर एक अन्य कक्षा में 15 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जो माध्य है वो 72.3 है। यानी 15 छात्र का अगर माध्य जो है 72.3 है तो इसका मतलब टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 15 3 45, ये 4 15 30 4 34 3 और 15 7 105 3 108, यानी 1084.5 आ जाएगा। तो टोटल कितना छात्र हो गया? 12 छात्र यहाँ पे, 15 छात्र यहाँ पे, यानी 27 टोटल छात्र हो गया। और ये 27 छात्र का टोटल अंक कितना आ गया? 8 5 13 8 4 12 1 13 8 1 9 फिर 8, यानी 1893.3 आ जाएगा 27 छात्रों का औसत मार्क्स, टोटल मार्क्स। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1893.3 को हम लोग 27 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमें औसत मार्क्स आ जाएगा। यानी अगर हम 27 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में लगेगा? लगभग 7 बार में लगेगा, यानी 7 7 49 और 7 दूना 14 4 18, यानी 189 कट जाएगा। तो फिर ये 3 उतने तो 0 आ जाएगा, 70 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 70 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन ए में है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
एक वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, 2 पाई के बदले में 22/7 गुने r बराबर कितना जाएगा 22। तो यहाँ से 22 से 22 कटेंगे तो त्रिज्या कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। ये 7 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr², हाफ πr²। तो 1/2 पाई के बदले में 22/7 और r के बदले में कितना है 7/2 गुने 7/2। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार में, यानी 11 7 77.4, यानी ये 19 चौका क्षेत्र 19.25। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20 साइकिल को बेचने पर बिना को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये बहुत ही ईजिली सवाल बता देते हैं और कहीं भी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि इस सवाल में कि क्रय मूल्य कितना आएगा विक्रय मूल्य कितना आएगा, इस समय कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कितना हो रहा है 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर। जो हानि है वो 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। और ये हानि कब हो रहा है, जब हम 20 साइकिल को बेच रहे हैं, यानी 20 साइकिल का जब हम लोग 20 साइकिल को क्रय कर रहे हैं और 20 साइकिल को विक्रय कर रहे हैं, तब जो है 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके, जिससे अगर यहाँ से हम लोग ये कैलकुलेशन करके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। यानी 20 2 22 साइकिल का जो विक्रय मूल्य आएगा वो 20 साइकिल के क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा। अगर इस क्रय मूल्य को काट कर हम लोग नीचे ले आएंगे और ये 22 को काट कर हम लोग नीचे यहाँ ले आएंगे, इसका मतलब विक्रय मूल्य अगर 20 रुपया तो क्रय मूल्य 22 रुपया। तो इस स्थिति में क्या होगा, हानि होगा। और हानि कितना का हो रहा है 2 रुपया का हानि, कितना पे 22 पे, क्रय मूल्य 22 है ना, गुने 100, यानी 2 से 11 बार में, यानी 100/11, यानी 9.1/11% का हानि हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल डी से है और इस सवाल को देखिए जब भी एग्जामिनेशन में बनाना होगा इस सवाल को, इस तरह के सवाल को, तो क्या करना है, जो भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा एक ही पेज में सभी डाटा को आप ये रखिएगा, सभी डाटा को सेफ रखिएगा, क्योंकि आपको बार बार जोड़ना या घटाना ना पड़े, सभी डाटा को सेफ रखना है। इसमें क्या बोला, कितने छात्रों ने परीक्षा में 50% से अधिक अंक अर्जित किए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था। 120 यहाँ, 120 यहाँ, 240, 340, 440, यानी टोटल 440 मार्क्स का एग्ज़ाम था। 440 का 50% कितना होता है, आधा कर देंगे तो यानी 220, यानी कितने छात्र ने 220 से ज़्यादा मार्क्स लाया। तो पहले हम सबका टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं। अगर इसका हम टोटल मार्क्स निकालेंगे तो 9 5 14, 6 20 7 27, यानी इसका जो टोटल मार्क्स आएगा वो 270 आ जाएगा। इसका टोटल मार्क्स निकालेंगे तो 10 8 18 4 22 8 30, यानी 300 आ जाएगा। इसका टोटल मार्क्स 300 आ जाएगा। अगर इसका टोटल मार्क्स निकालेंगे तो 9 6 15 और 15 7 22 9 31, यानी 310 आ जाएगा इसका टोटल मार्क्स। यानी 8 6 14, 14 8 22 6 28, यानी 285 आ जाएगा इसका टोटल मार्क्स। इसका टोटल मार्क्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 9 23 और 5 28 और 1 29, 290 आ जाएगा। 29 कहाँ से, ये 5 5 10 का जो एक हासिल बचेगा वो एक इसमें ऐड हो जाएगा। फिर इसका अगर टोटल मार्क्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14, 14 8 22, 22 4 26 और 1 27, 270 आ जाएगा। अब इसका अगर हम टोटल मार्क्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 7 17, बचेगा 1, 6 1 7 3 10 7 17 8 25, यानी 257। सभी का टोटल मार्क्स निकालिए। और ये जो सभी का टोटल मार्क्स अगर हम एग्ज़ाम में निकालेंगे तो ये सब को हम लोग एक साथ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन तीनों एक जगह दे दिया गया है ना, लेकिन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर पे मिलेगा, तो ये क्वेश्चन 15 नंबर पे मिलेगा और ये क्वेश्चन 50 नंबर पे मिलेगा। तो ये जो डाटा आपके पास रहेगा उसको सुरक्षित रखना है, ताकि आपको बार बार जोड़ना या घटाना ना पड़े। अब देखिए कितने छात्रों ने 50% से अधिक अंक हासिल किया, यानी 440 का 50% 220, 220 से ज़्यादा कितने लोग ने लिया, सभी तो 220 से लाया ना, यानी ये भी लाया, ये भी लाया, यानी कितना छात्र था, 1 2
3, 4, 5, 6, 7 सभी सातों छात्र ने 50% से अधिक अंक लाए, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि सभी 4 विषय में धवल द्वारा अर्जित अंकों का औसत कितना है। तो धवल का जो अंक था, टोटल अंक 285 था, और 285 में अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका औसत अंक आ जाएगा। अगर बाय द वे ये क्वेश्चन आपका ये 451 में नहीं रखकर 480 में रहता, अगर ये डाटा को आप सुरक्षित नहीं रखते तो फिर हमें फिर से जोड़ना पड़ जाता। इसीलिए जब भी डीआई का सवाल आए, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम, जो डीआई अगर बना रहे हो तो वहाँ पे जो भी डाटा का यूज करेंगे उसको सुरक्षित रखना है। अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 4 7 28 71.25, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है। अब बोले कौन कक्षा में कुल प्रतिशत के हिसाब से परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहा, यानी जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया होगा वही परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहेगा। और सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन लाया है, ये 310 वाला। 310 में कौन है, ये चिराग है। तो यानी चिराग जो है वो प्रथम स्थान पर रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसका प्रतिशत भी सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो अगर हम एक ही बार हमें जोड़ना पड़ा, बार बार हमें नहीं जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए डाटा को जो है सुरक्षित रखना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पानी के एक कंटेनर में 3/5 भरा था, उसमें से जैसे टोटल x लीटर का था और x का 3/5 जो भाग था वो भरा था। जब हम 38 लीटर पानी निकाल लेते हैं, यानी इसमें से हम अगर 38 लीटर पानी निकाल लेते हैं, तब कितना भाग, सिर्फ 1/8 भाग भरा रहता है, सिर्फ 1/8 भाग भरा रहता है। तो ये 1/8 को इधर ले जाते हैं, 38 को उधर ले जाते हैं, यानी 3x/5 माइनस x/8 बराबर 38, यानी ये 8 को 3 से गुना 24 में से 5 का 19/40 इजिकल टू 38, यानी 19x/40, 19 से 2 बार में, यानी x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 80 लीटर। तो कंटेनर की कुल क्षमता 80 लीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये 2 इक्वेशन दिया गया, इसमें तो x का मान निकालना है। तो क्या करना है, जैसे 5x + 7y बराबर 19 और 7x + 5y बराबर 17 दिया गया है, तो हमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले x का मान निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, y को कैंसिल करना पड़ेगा, और y को कैंसिल करने के लिए इस इक्वेशन को 7 और 5 कैल्शियम 35 होता है ना, सबको 35 बनाते हैं। इस इक्वेशन को 5 से गुना कर देंगे और इस इक्वेशन को 7 से गुना करेंगे। अगर इसको हम 5 से गुना करेंगे तो ये 25x और ये 35y तो हो ही जाएगा, और ये 19 × 5 = 95 हो जाएगा। अगर हम इसको 7 से गुना करेंगे, ये 35x हो ही जाएगा, और ये 7 × 7 = 49x, और ये 17 × 7 = 119। ठीक है, ये 119 होगा। अगर हम इस दोनों को घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, 49 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 24x, और 119 में से 95 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ 24, तो x बराबर कितना जाएगा, 1, यानी सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आयत का लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 गुना है, यानी लंबाई चौड़ाई से 6 गुना, अगर चौड़ाई को x तो लंबाई 6x, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई x और लंबाई 6x और चौड़ाई x, यानी 2 × 7x, इसका परिमाप आ गया। और परिमाप दिया कितना गया है, 50 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये 50 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 14 का ही मल्टीपल कोई होना चाहिए, 14 का 56, ये 56 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, ये 56 होगा तभी तो 14 को अगर तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 × 4 = 56, यानी 4, यानी 7 × 14 से ये 4 बार में कटेगा 4। जब x बराबर 4 तो इसका मतलब लंबाई 4 और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 24। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 24 × 4 = 96, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 56 होना चाहिए, 14 का ही मल्टीपल कोई होना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1600 के 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए, पहले भाग का 7वां भाग, दूसरे भाग का 5वां भाग और तीसरे भाग का 4था भाग बराबर हो। तो इसको हम लोग ऑप्शन से बना लेंगे। देखिए, इसका 7वां भाग निकालेंगे, ये बट्टा में आ जाएगा, तो हम ये दोनों ऑप्शन में से चेक कर लेते हैं। अगर 700 का 7वां भाग निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, और दूसरे भाग का 5वां यानी 600 का 5वां भाग निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं हो पाएगा, यानी ये सवाल भी नहीं, ये आंसर भी नहीं होगा। अगर बी नंबर ऑप्शन देखें, 700 का 7वां भाग निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, 500 का 5वां भाग निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, 400 का 4था भाग निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये तीनों आपस में बराबर हो गए।
तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको हम लोग ऑप्शन बेस्ड ही बना लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9 मीटर 14 मीटर लंबे दो खंभों सीधे खड़े हैं, यानी एक 9 मीटर का खंभा है और एक 14 मीटर का खंभा है, दोनों सीधे खड़े हैं, ये 9 मीटर का और ये 14 मीटर का, और उनके पैरों के बीच का जो दूरी है 12 मीटर दिया गया है। इसके बीच का जो दूरी है 12 मीटर दिया गया है, तो उसके ऊपरी सिरों के बीच का दूरी निकालना है, यानी ये सिरों के बीच का दूरी निकालना है। देखिए अगर ये 12 दिया गया है तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये पूरा 14 था और यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 9 5 14 यानी 5 हो जाएगा। और हम लोग को क्या पता है 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो इसका मतलब ये जो लंबाई होगा 13 होगा, यानी सिरों के बीच का जो दूरी होगा वो 13। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए ने बी को एक मेज 20% लाभ पे बेचा, बी ने वही मेज सी को 25% लाभ पे 750 में बेच दिया, तो ए ने मेज खरीदने के लिए वास्तव में कितने रुपए अदा किए थे। देखिए जब 2-3 हाथों में बेचा जाता है वस्तु को, तो आप क्या कीजिए, शुरुआत में जो मेज खरीदा उसका कीमत 100 रुपया मान लीजिए। अगर ये 20% लाभ पे बेचा तो इसका मतलब 120 में बेचा, 120% बेचा, और 120% का शॉर्ट फॉर्म 6/5, यानी इसका मतलब ए जब बेचा तो बी खरीदा, यानी बी का क्रय मूल्य इतना हो जाएगा। बी क्या करता है, उसको 25% लाभ पे बेचा, इसका मतलब 125% बेचा, और 125% का शॉर्ट फॉर्म होता है 5/4, यानी 5/4 में बेचा, और बेच कितना में रहा है, 750 में बेच रहा है। तो ये 5 से यानी 6 पंचे 30 और 25 से कट जाएगा, 25 3 75, 250, और ये 2500 का 100 1000, सॉरी 1 मिनट नहीं, ये 25 बार में ही ओनली कटेगा, ये 25 बार में ही कटेगा, यानी 25 चौका 100, और 100 को 5 से गुना करेंगे तो 500, यानी एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, 500, यानी ए जो है 500 रुपये में खरीदा था। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15 13 16 19 21 29 और 10 की माध्यिका ज्ञात करें। देखिए माध्य निकालना रहता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। माध्य अगर निकालना रहे तो औसत हो जाएगा, और माध्यिका अगर निकालने रहे तो क्या करना है, सबको पहले बढ़ते हुए क्रम में सजा लेना है। तो सब बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो पहले 10 को लिखना पड़ेगा, उसके बाद 13 15 16 10 13 15 16, इन जिसका हम यूज कर लेंगे उसको काटते जाएंगे। उसके बाद 19 21 29 19 21 और 29, सबको बढ़ते हुए क्रम में सजाने के बाद बीच में जो संख्या बचेगा वही माध्यिका होगा। तो 3 संख्या आप इधर हटा दीजिए, 3 संख्या इधर हटा दीजिए, बीच में जो है वो 16 आ गया, यानी इसका जो माध्यिका होगा 16। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर माध्य बोलता तो हम सबको जोड़ के सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक बेलन का व्यास 6 सेंटीमीटर है, यानी बेलन का जो व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, यानी हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि उसमें एक गोलाकार गेंद डाली जाती है तो पानी के स्तर में 0.5 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है, तो गेंद का व्यास ज्ञात करें। देखिए एक बेलन के आकार का था, ये बेलन के आकार का, बेलन के व्यास के आकार का एक ये था, कोई कंटेनर था, इसमें 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, यानी कहाँ तक पानी भरा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर पानी तक ऊंचाई भरा है। जब हम इसमें एक गेंद डाल दिए, ये गेंद 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गेंद डाल दिए, तो ये कुछ न कुछ जितना ये पानी जितना जैसे हम गेंद डालेंगे पानी कुछ न कुछ ऊंचाई तक उठेगा, और कितना ऊंचाई तक उठा गया है, 0.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उठा है। इसका मतलब 0.5 सेंटीमीटर तक का मतलब जितना आयतन का गेंद जाएगा उतना ही आयतन पानी ऊपर उठेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 0.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक का जो आयतन होगा वो गोला का आयतन के बराबर हो जाएगा। 0.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक के बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या तो 3 है गुने 3, और ऊंचाई 0.5 इसलिए लेंगे, ये 10 से हमें कोई मतलब नहीं है। जितना सेंटीमीटर पानी उठेगा उतना सेंटीमीटर का आयतन गोला के आयतन के बराबर हो जाएगा, और गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यानी पाई से पाई कट जाएगा, और फिर यहाँ पे आते हैं तो आर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 उधर 3 गुने 3 गुने 3, और ये गुने 0.5/4 0.5/4। अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो 0.125 आएगा ये,
ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये तीन में से एक 3 बाहर निकल जाएगा और 0.125 जो है 0.5 का क्यूब है। तो इसका मतलब जो त्रिज्या आएगा वो 5 × 15 यानी 1.5 आ जाएगा। गोला का जो त्रिज्या 1.5, तो गोला का गेंद का व्यास पूछ रहा है, तो गेंद का व्यास अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो यानी 15 × 30 यानी 3 सेंटीमीटर उसका व्यास आ जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना सेंटीमीटर आयतन उठेगा उतना सेंटीमीटर ऊंचाई का, जितना सेंटीमीटर पानी उठेगा उतना ही सेंटीमीटर ऊंचाई का जो आयतन होगा वो गोला के आयतन के बराबर हो जाएगा। इसको सरल करना है तो सिंप्लीफिकेशन है, 2/3 + 3/7 भाग 2/3 + 2/7। इसको क्या करना है, 7 × 9 = 14, 3 × 3 = 14, 9 = 23/21। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 7 × 9 = 14, 3 × 2 = 6, 1420/21। और ये भागा को सन का अगर हम गुना के सन बदलेंगे तो 21/20 हो जाएगा। ये 21 कट गया यानी 23/20, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में P से Q तक जाती है और धारा की दिशा में Q से P की ओर वापस आ जाती है। यानी नाव की गति, अगर जो नाव का गति है वो कितना है 35 किलोमीटर/आवर, और धारा का जो गति है धारा का वो कितना दिया गया है 5 किलोमीटर/आवर। देखिए अगर नाव जो है, कोई नाव P से Q तक अगर जाएगा, P से Q तक अगर जाएगा, धारा के साथ जाएगा, तो इसका मतलब नाव का चाल और धारा का चाल दोनों जो जाएगा, यानी जो उसका एवरेज चाल होगा वो 40 किलोमीटर/आवर होगा। अगर फिर धारा के विपरीत दिशा में लौटेगा तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 35 में से 5 गया तो 30 किलोमीटर/आवर उसका चाल हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। और हम लोग को पता है कि अगर कोई दूरी तक कोई व्यक्ति x प्रति घंटा की चाल से जाए और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आए, तब जो औसत चाल होता है वो 2xy/x + y होता है। यानी 2x के बदले में 40, y के बदले में 30/x + y करेंगे तो 70, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 9 6 240/7, यानी 7 × 21 यानी 7 × 4 = 34 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 34 पर समथिंग ऑप्शन नंबर बी है, यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25, 35 और 70 के मौसों और लौसों का अनुपात निकालना है। यानी 25, 35 और 70 के मौसों और लौसों। देखिए जब भी लौसों निकालना होगा ना तो जो एक दूसरे से कट जाए उसको हटा देना। जैसे 70 35 से कट जाएगा तो 35 को आप हटा दीजिए। अब हम 25 और 70 का HCF निकालते हैं। 25 और 70 का HCF निकालें तो कितना हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा, दोनों 5 से कटेगा। और LCM निकालेंगे, यानी अगर हम 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा और ये कितना बार में कटेगा 14 बार में कटेगा, 5 बार में। यानी जो इसका LCM आएगा वो 5 × 5 × 14। तो HCF आ गया आपके पास 5 और LCM आ गया 5 × 5 × 14। तो ये 5 से 5 कट गया, यानी 1:70, 14 × 5 = 70, यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक त्रिभुज का परिमाप जो है 100 मीटर है और इसके 2 भुजाएं बराबर हैं। यानी एक त्रिभुज है, इसका 2 भुजा बराबर है, यानी और तीसरी भुजा बराबर भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है। यानी 2 भुजा बराबर, यानी ये भुजा x तो ये भुजा x, और जो तीसरी भुजा है इस दोनों बराबर भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये x + 10 हो जाएगा। तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों जो परिमाप दिया गया 100 सेंटीमीटर दिया गया, यानी इसका मतलब x + x + x + 10 बराबर कितना दिया गया 100 सेंटीमीटर। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन तीसरी भुजा पूछा गया, तो इन तीसरी भुजा x + 10 यानी 30 + 10 कितना हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये जो दिया गया है इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक क्या होता है, यानी जिसका प्रयोग ज़्यादा बार किया जाता है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होता है वही बहुलक होता है। तो इसमें 13, 14, 15, 12 यही ऑप्शन देगा, तो इसी ऑप्शन के बारे में चेक कर लेंगे। 12 का प्रयोग एक ही बार किया गया, यानी 12 का प्रयोग एक बार किया गया है। 15 का प्रयोग कितना बार, 1, 2, 3 बार किया गया, यानी 15 का जो प्रयोग 3 बार किया गया है। और 14 का प्रयोग कितना बार किया गया है, 1, 2 बार किया गया, 14 का प्रयोग 2 बार किया गया है। और 13 का प्रयोग 1, 2 बार किया गया, यानी सबसे ज़्यादा किसका यूज किया गया 15 का, यानी जो बहुलता है वो 15 का है, यानी इसका जो बहुलक होगा वो 15 हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के साथ खड़ी है। जैसे एक दीवार है और इसके साथ एक 10 मीटर का जो लंबी सीढ़ी खड़ी है, यह ज़मीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। और ये जो सीढ़ी है वो ज़मीन के साथ कितना 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी ये जो सीढ़ी है ये दीवार की कितनी ऊंचाई तक, यानी इसका मतलब दीवार की ऊंचाई निकालना है। तो हम कौन सा ऐसा फार्मूला, अगर 30-60-90 का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 30-60-90 का, यानी 1:3:2। 30-60-90 का क्या अनुपात होता है, 1:3:2। इसका मतलब ये होगा कि 30 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई अगर 1, तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई अनुपात में √3, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई 2 हो जाएगा। जैसे ये 30 है तो ये 60 हो जाए, ये तो 90 होगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अगर 90 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई अनुपात में कितना होता है, 2 का वैल्यू 10 दिया गया है, तो ये 30 डिग्री के सामने वाला भुजा का लंबाई कितना होता है, 1, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब सीढ़ी जो है वो दीवार के 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचेगा। ये अनुपातिक वैल्यू से आप बहुत ही ईजिली सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए एक काम को 10 दिन में करता है, यानी ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी की मदद से उसी काम को 5 दिन में करता है। यानी जब ए बी के साथ सी उसको मदद करता है तब ये 5 दिन में किसी काम को कर पाता है। तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। अगर हम ए बी सी में से बी सी को माइनस कर देंगे, यानी ई ए बी सी में से ए बी को माइनस कर देंगे, ए बी सी में से ए बी को माइनस कर देंगे तो सी आ जाएगा। तो माइनस करने का टाइम एंड वर्क में क्या तरीका है कि 1 दिन का काम निकाल लेते हैं सबका, यानी 1/5 -1/10 -1/20। तो 20 एलसीएम आ जाएगा, 5 से 4 बार में, 10 से 2 बार में और 20 से 1 बार में, यानी 1/20 आ गया। यानी जो सी काम करेगा वो कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 अंकों की संख्या का जो योग है वो 11 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 27 से कम हो जाती है, तो नई संख्या ज्ञात करें। यानी बदलने के बाद जो संख्या होता है वो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन बेस्ड बनाएंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में हम 74 लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको जब पलटेंगे तो ये 47 हो जाएगा। तो कितना से कम हो गया, 27 से कम हो गया। अगर ऑप्शन से हम 74 लेते हैं, कोई भी, ये 74, अगर हम इसको बदलेंगे अंक तो ये 47 हो जाएंगे, 27 से कम हो जाएगा, 27 से कम हो गया। और यही बोला जा रहा है ना कि 27 से कम हो जाती है। तो इसका मतलब जो संख्या था वो 74 था, लेकिन यहाँ पे नई संख्या पूछ रहे हैं, तो नई संख्या क्या हो जाएगा, 74 को हम लोग बदल दिए थे ना, तो 47 हो जाएगा। इस सवाल को जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पी ने एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदी और 10% के लाभ पर बेची। ठीक है, यदि 920 रुपये में बिकी होती तो लाभ में कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि 920 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा। यानी 800 में हम खरीदे और 920 में बेचें तो कितना लाभ होगा, 120 रुपये का। कितना पे, 800 पे गुना 100, यानी ये 00 कर जाएगा। यानी ये 8 से 15 8 120, यानी 15% लाभ होगा। अब पहले लाभ 10% हो रहा था, जब हम 920 में बेच रहे हैं तो 15% लाभ हो रहा है। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 5% का वृद्धि हो रहा है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाभ में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो 5% का वृद्धि हुआ। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि 1200 रुपये में एक निश्चित ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष के अंत में 1400 रुपये प्राप्त होता है, तो 150 रुपये को 5 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर निवेश करने पर कितना प्राप्त होगा। देखिए, पहला जो तरीका होगा उसको या तो आप इसको दर निकाल के भी बना सकते हैं या फिर एक नियम पे भी बना सकते हैं। तो दर निकाल के ही हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर 1200 रुपये 1400 रुपये हो जाती है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 200। ब्याज 200 हो जाएगा, क्योंकि जो राशि हो जाती है मिश्रधन हो जाता है। तो मिश्रधन 1400 है और मूलधन 1200, तो ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। और समय कितना दिया गया, वो 3 साल दिया गया है। और मूलधन कितना है, 1200 दिया गया है। मूलधन 1200 दिया गया। तो यहाँ से हम लोग दर निकालेंगे। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय, यानी मूलधन 1200 गुने समय कितना, 3, यानी 00 कर जाएगा। और फिर ये 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, यानी 50/9 इसका दर प्रतिशत आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यानी 150 रुपया पे 5 वर्ष के लिए यही दर, यानी 50/9% की दर से कितना ब्याज मिलेगा वो ब्याज निकाल लेते हैं। यानी 50 से ये 3 बार में, 50 से ये 2 बार में, 3 से ये 3 बार में, यानी ये जो 2 से 25 बार में, यानी 25 पंचे 125/3
₹3 ब्याज मिलेगा। अगर 125 बटा ₹3 ब्याज मिलेगा, अगर दशमलव में ले जाएँ यानी 3 चौका 12 और 41.6 रुपया, यानी 41.6 रुपया ब्याज मिलेगा। यानी अगर 41.6 रुपया ब्याज मिलेगा, ₹150 मूलधन था और 41.6 रुपया ब्याज मिलेगा, तो यानी 191.6 रुपया इसका मिश्रधन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ हमें मिश्रधन निकालना था और जो ये 41.6 है ये अप्रॉक्स वैल्यू आया है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 24,000 रुपये पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। तो देखिए, अगर A% की दर से 2 ईयर का CI निकालना हो तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप क्या करेंगे उसको, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ट्री रूल से बना लेते हैं। यानी पहले मूलधन पे ब्याज निकाल लेते हैं, फिर क्या करेंगे ब्याज पे भी ब्याज निकाल लेंगे। देखिए, मूलधन 24,000 था, मूलधन 24,000, यानी 24,000 में पहला ईयर और दूसरा ईयर ब्याज कितना होगा, ये नहीं बोला चक्रवृद्धि ब्याज। तो 25% की दर से, यानी 25% कितना होता है 1/4। अगर 1/4 25% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, 6,000 पहला साल ब्याज मिलेगा मूलधन पे और 6,000 अगला साल ब्याज मिलेगा। फिर लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, मूलधन पे तो ब्याज मिल ही गया। अब ये जो दूसरा साल होगा इसमें पहला साल जितना ब्याज मिलेगा उस ब्याज पे दूसरा साल भी ब्याज मिलेगा। अगर 6,000 पे हम 25% की दर से ब्याज निकालें तो यानी 1/4 कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये ब्याज हो जाएगा। यानी टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 6 12,000 प्लस 1,500 यानी 13,500 ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें त्रिभुज ABC और PQR जो समरूप त्रिभुज है और उसके ऊंचाई AD और PS का अनुपात 3:8 है। तो ABC और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, जो ऊंचाई का अनुपात होगा अगर समरूप है तो वही भुजा का भी अनुपात हो जाएगा। अगर भुजा का अनुपात 3:8, अगर त्रिभुज समरूप है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात इसका स्क्वायर कर देंगे यानी 9:64, यानी सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 3 संख्या 2, 2, 5, 7 के अनुपात में और उसका जो योगफल है वो 280 का आधा है। अनुपात में योग कितना हो रहा है, 5 2 7 7 14, और वास्तव में योग कितना हो रहा है 280 का आधा यानी 140, यानी 14 का वैल्यू 140 तो 1 का वैल्यू 10। तो क्या चीज़ पूछा, सबसे छोटी संख्या का वर्ग ना, तो सबसे छोटी संख्या अनुपात में 2 है, 2 का वैल्यू 20, तो 20 का जो वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा 400, यानी इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अब नीचे दी गई कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जैसे 25/51 दिया गया है, 12/19 दिया गया है और 47/163 दिया गया है। 47/163 नहीं होगा, 47 केवल 63 होगा, 47/63 47/63 दिया गया है और फिर 63/79 दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, दशमलव के 1 अंक तक ले जाने की कोशिश करेंगे। पहले 1 अंक तक देख लेते हैं। अगर 1 अंक से नहीं बात बनेगा तो हम लोग इसको 2 अंक तक ले जाएंगे। अगर 25/51 को देखें तो 0.4 समथिंग आएगा, 0.4 के अप्रॉक्स में आएगा। और 12/19 को अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 19 6 के 114, यानी 0.6 आ जाएगा ये। और 47/63 को देखें तो 6 7 42, यानी 0.7 के लगभग में आ जाएगा ये। और 63/79 को देखें तो ये कितना बार में 749, और अगर हम 8 बार में लेंगे तो 756, और इधर नहीं 0.7 और ये 79 के अप्रॉक्स में ये जाएगा, ये 0.79 के अप्रॉक्स में जाएगा और ये 0.7 और 7.234 यही के लगभग में जाएगा, 7.234 के लगभग में जाएगा, ये 0.79 के अप्रॉक्स में जाएगा। तो अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के बाद हमें स्पष्ट हो गया, यानी इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, यानी ये जो अरेंजमेंट है ऑप्शन नंबर A वही सही अरेंजमेंट है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 संख्या का LCM और SCF जो है वो 616 और 2 है और एक संख्या 22 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अभी हम लोग जस्ट इससे पिछले वाले सवाल में पढ़े थे, तो उसमें क्या था, 2 संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुना SCF। पहली संख्या 22, दूसरी संख्या को हम लोग Y मान लेते हैं। LCM 616 और SCF 2, यानी 2 से कितना बार में कटेगा 11 बार में, फिर 11 से 11 5 55, 11 6 66, यानी 56 बार में, यानी दूसरी संख्या ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
76 नंबर जो सवाल है उसमें बोला गया 24 आदमी किसी काम को 24 दिन में करता है तो उसी काम को 18 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी को आवश्यकता होगा। इसको हम लोग m1 गुने d1 बराबर m2 गुने d2 पे बना लेंगे, यानी 24 आदमी 24 दिन, तो मान लिया 18 दिन में मान चलिए x आदमी काम करेगा 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में और ये 3 से 8 बार में, यानी x बराबर कितना गया 32 आदमी, यानी 18 दिन में काम समाप्त करने के लिए 32 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। 477 नंबर सवाल 25%, 20% और 10% के क्रमिक पत्तों का समतुल्य एक अकेला वत्ता क्या होगा। जैसे अगर आप अंकित मूल आप मान लीजिए 100, अंकित मूल 100 मान लीजिए, अगर आप उस पर 25% छूट दे तो 75% बेच रहे हो, 75% का शॉर्ट फॉर्म 3/4, 20% पे छूट 20% का छूट दे रहे हैं तो कितना बेच रहे हैं 80% पे, 80% का 4/5 शॉर्ट फॉर्म, 10% छूट दे तो 90% बेचे, 90% का शॉर्ट फॉर्म 9/10, 4 से 4 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार में, यानी 3 दूना 6 और 6 को 9 से गुना करेंगे 54, यानी 54 में बेच रहे हैं। यानी जब आप अंकित मूल्य को 100 मान रहे हैं और बेच रहे हैं 54 में तो कितना का छूट दे रहे हैं, तो 100 में से 54 घटाएंगे तो 46% का छूट दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 गुना है, यानी क्रय मूल्य का, यानी 15 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो इसका मतलब 19 रुपये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि हमें 4 रुपये का लाभ हो रहा है, कितना पे 15 पे गुना 100, यानी 5 से 3 बार में, और ये 5 से कितना बार में 20 बार में, यानी 80/3, यानी 3 दूना 6, फिर 3 6 के 18, 26.67। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 1/4 गुना है। अगर कोई कोण थीटा है तो उसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि संपूरक कोण में क्या होता है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये जो कोण है अपने संपूरक कोण यानी 180 माइनस थीटा का 1/4 गुना है, तो यहाँ से ये 4 इधर आएगा तो 4 थीटा इजकल टू 180 माइनस थीटा, यानी 5 थीटा इजकल टू 180, तो थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 5 से कितना बार में 36 डिग्री, यानी थीटा इजकल टू 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज के डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। देखिए आंतरिक कोण का जो योग होता है, आंतरिक कोण का योग वो क्या होता है n-2 इंटू 180 या फिर 2n-4 इंटू 90, दोनों में से कोई भी फार्मूला होता है। तो हम n-2 इंटू 180 आंतरिक कोण होता है, n के बदले में 7, 7 में से 2 गया 5 गुने 180, यानी 18×5 90, यानी 900 डिग्री जो है वो आंतरिक कोण का योग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये दो संख्या का गुणनफल इसके योग का 3 गुना है और एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या, एक संख्या 12 दूसरी संख्या को हम लोग y मान लेते हैं, यानी योगफल जो है वो गुणनफल यानी 12 गुने y का, यानी गुणनफल जो है योगफल का 3 गुना है ना, यानी ये जो गुणनफल है इस दोनों का गुणनफल योगफल का कितना गुना है 3 गुना है, यानी 36 + 3y इजिकल टू 12y, यानी 3y उधर जाएगा तो 9y इजिकल टू 36, तो y इजिकल टू 4, यानी जो दूसरी संख्या आएगा वो 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी 8 अवलोकन का जो माध्य है अगर 10.5 है तो इसका 8वां अवलोकन का टोटल योग कितना हो जाएगा। 8वां अवलोकन का टोटल योग यानी 8×5 = 84 आ जाएगा टोटल योग। ये 8 अवलोकन का जो टोटल योग 84 आ गया, जिसमें से 7 अवलोकन का जो योग अगर देखें 7 अवलोकन का योग वो कितना हो जाएगा 15 3 18 7 25 और 25 8 33 33 और 17 50 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 और 50 और 31 81, यानी टोटल 7 अवलोकन का टोटल योग कितना आ गया 81 आ गया। तो इसका मतलब 8 अवलोकन में से अगर हम 7 अवलोकन को माइनस करेंगे तो 8वां अवलोकन आ जाएगा और 8वां अवलोकन कितना हो जाएगा 84 में से कैसे गया 3। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा ताकि जितने भी एनटीपीसी के कैंडिडेट है वो सभी के सभी लोग इस सेशन का फ़ायदा ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।